हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर 3 ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। आज हम देखने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस या फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया कि हम टॉर्क को या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स को कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हमें टॉर्क को इंक्रीज करना है तो हम आइदर फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड अगर हमें टॉर्क को डिक्रीज करना है, देखिए क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आइदर फोर्स डिक्रीज कर दीजिए एंड इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को भी डिक्रीज कर दीजिए। पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, ये जो फोर्स है ये कौन अप्लाई करेगा? ये फोर्स तो हम खुद अप्लाई करेंगे, ह्यूमंस अप्लाई करेगा। अब मान लीजिए किसी सिचुएशन में मुझे काफी ज्यादा टॉर्क चाहिए, काफी हाई टर्निंग इफेक्ट या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए, तो मेरे पास 2 वेज है इस टॉर्क को इंक्रीज करने का। आइदर फोर्स इंक्रीज कर लूं या डिस्टेंस इंक्रीज कर लूं। अगर मैं फोर्स इंक्रीज करना चाहता हूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गया, मुझे ज्यादा फोर्स, मुझे स्ट्रांग रहना पड़ेगा, मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। पर अगर मजा तो तब आता कि हम सिस्टम में ऐसा कुछ कर देते कि ऑटोमेटिकली टॉर्क आ जाता, हमें कोई मेहनत ना करना पड़े। आप भी ऐसा ही चाहते हो कि भैया आप तो कुछ ऐसा बता दो कि हमें एग्जाम में ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, हम अच्छे से एग्जाम क्रैक कर पाए, है ना। हम हमेशा इजी वे ढूंढते, सब कोई नहीं, मतलब कोई कोई। तो हम ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखिए फोर्स तो हम इंक्रीज नहीं करेंगे, कर सकते हैं पर उसमें तो अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। तो हम हमेशा अगर हमें टॉर्क को या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स को इंक्रीज करना है तो हम इस रिलेशन को यूज करेंगे। मतलब हम डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इंक्रीज कर देंगे टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए। एंड अगर हमें डिक्रीज करना है तो इसको डिक्रीज करेंगे, फोर्स से हम इसको नहीं बताएंगे। ऑल्दो हो सकता है पर फोर्स फिर हमें खुद इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ कैन यू इंक्रीज मोमेंट ऑफ फोर्स, हाउ कैन यू इंक्रीज मोमेंट ऑफ फोर्स, तो हम क्या करेंगे? हाउ कैन यू इंक्रीज मोमेंट ऑफ फोर्स, आर को इंक्रीज कर देंगे बाई इंक्रीजिंग द, आपको फुल सेंटेंस में लिखना है, बाई इंक्रीजिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड अगर आपको बोला हाउ कैन यू डिक्रीज मोमेंट ऑफ फोर्स, हाउ कैन यू डिक्रीज मोमेंट ऑफ फोर्स बाई डिक्रीजिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इससे मैंने कुछ कंक्लूड किया कि जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, उतना ही ज्यादा टॉर्क होगा। तो अगर डिस्टेंस काफी लार्ज है और फोर्स थोड़ा सा छोटा भी है, फिर भी हम रिक्वायर्ड टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। मान लीजिए डिस्टेंस तो काफी लार्ज है, पर फॉर सम रीजन फोर्स थोड़ा सा स्मॉल है, हम थोड़ा सा आलसी है, हम ज्यादा फोर्स नहीं देंगे, फिर भी रिक्वायर्ड टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये एक मतलब दिस इज अ एडवांटेज। तो हम यहां पे नोट से लिख सकते हैं कि लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लार्जर द, एंड दिस लाइन इटसेल्फ आंसर्स ऑल द कंसेप्चुअल क्वेश्चन। लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अच्छे से समझिए, बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस डिस्टेंस को आप लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको आप शॉर्ट में टॉर्क आर्म भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टॉर्क आर्म। आईसीएससी में आप ये टर्म यूज कर सकते हो। मतलब इतना बड़ा कुछ ना बोल के आर को डायरेक्टली आप क्या बोल रहे हो? टॉर्क आर्म। आईसीएससी ने अपने आंसर्स में, अपने मार्किंग स्कीम में ये वर्ड यूज किया था, तो यू कैन यूज इट इन आईसीएससी। सो लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेस इज द एफर्ट, लेस इज द एफर्ट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस खुद लार्ज है तो हम कम एफर्ट से भी, लेस इज द एफर्ट टू प्रोड्यूस अ रिक्वायर्ड टर्निंग इफेक्ट, टू प्रोड्यूस अ रिक्वायर्ड टर्निंग इफेक्ट, टू प्रोड्यूस अ रिक्वायर्ड टॉर्क। मतलब हमें एक सर्टेन वैल्यू ऑफ टॉर्क चाहिए
उसके लिए हम ये टॉर्क आर्म को इंक्रीज कर लेंगे। अगर टॉर्क आर्म इंक्रीज कर लेंगे तो टॉर्क लार्ज हो जाएगा। तो अगर बाई चांस अपना एफर्ट छोटा भी है फिर भी रिक्वायर्ड टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा एंड अपना काम तो बन जाएगा। ठीक है, एकदम आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम एग्जांपल्स यूजिंग सम पिक्चर्स। अच्छा, तो हमने यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं हम एग्जांपल्स या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑन टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो यहां पे क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर हम देने वाले। व्हाई डू डोर्स हैव हैंडल्स एट द फ्री एंड्स? देखिए इन दिस पिक्चर आई हैव अ डोर। ये जो देखिए वर्टिकल एक्सिस यहां पे दिख रहा है, वर्टिकल एक्सिस यहां पे दिख रहा है। अच्छा, दिस इज व्हाट? दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने पिक्चर लिया है आपको विजुअलाइज कराने के लिए। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट डोर ओपन या क्लोज होगा। इस एक्सिस के अबाउट डोर ओपन या क्लोज होगा। और हम फोर्स कहां पे अप्लाई करेंगे? हम फोर्स अप्लाई करेंगे इस हैंडल में, यहां पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे। तो देखिए जहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एन एक्सिस का एक सुटेबल डिस्टेंस है, देयर इज अ एप्रिशिएबल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब इस लाइन के अलावा हम फोर्स अप्लाई करेंगे, या फिर बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि ऐसा है इसीलिए एक सफिशिएंट टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, एक रिक्वायर्ड टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर। तो आर ज्यादा है इसलिए टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, सफिशिएंट टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है एंड हम डोर को इजीली ओपन या क्लोज कर पाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? व्हाई डू डोर्स हैव हैंडल्स एट द फ्री एंड्स? डोर्स का हैंडल फ्री एंड में क्यों है भैया? यहां पे क्यों नहीं है, यहां पे क्यों नहीं है? देखिए अगर डोर का हैंडल हम फ्री एंड में रखेंगे तो हम एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस में रख पाएंगे या फिर एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस में फोर्स अप्लाई कर पाएंगे। दैट मीन्स बाय कीपिंग द हैंडल एट द फ्री एंड वी आर ensuring that the perpendicular distance between the axis of rotation and the point of application of force या line of action of force is large and hence the door can be opened with less effort. Hence the door can be opened with less effort. तो हम आंसर क्या करेंगे इसको कि ड्यू टू दिस, मतलब फ्री एंड में है इसीलिए ड्यू टू दिस टॉर्क आर्म इंक्रीजेस, क्योंकि डोर का हैंडल फ्री एंड में सिचुएटेड है, बिकॉज द हैंडल ऑफ द डोर इज सिचुएटेड एट द फ्री एंड, ड्यू टू दिस टॉर्क आर्म या फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस एंड वी कैन ओपन द डोर एंड वी कैन ओपन और क्लोज द डोर विथ लेस एफर्ट। ठीक है, अगर आप हिंजेस पे फोर्स अप्लाई करोगे तो डोर नहीं खुलेगा। आपको ऐसे पॉइंट में फोर्स अप्लाई करना है जो हिंजेस से जितना डिस्टेंस मैक्सिमम होगा उतना इजीली आप डोर को ओपन या क्लोज कर पाएंगे। अगर आप यहां पे, अगर मैं यहां पे दो पॉइंट्स कंसीडर कर लूं, देखिए एकदम, अगर मैं ये मान लीजिए मेरा एक्सिस था, ये मान लीजिए मेरा एक्सिस था, मैं एक पॉइंट ले रहा हूं यहां पे 1 एंड एक पॉइंट ले रहा हूं यहां पे 2। पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा फोर्स इजीली खोल पाएगा? ये जो पॉइंट 2 वाला फोर्स है वो डोर को इजीली खोल पाएगा, क्योंकि देखिए वर्टिकल एक्सिस से लार्ज डिस्टेंस है, ये थोड़ा सा कम डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कम है, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा एक्सिस से उतना ज्यादा टॉर्क होगा एंड उतना इजीली हम डोर को ओपन या क्लोज कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला गया है? हैंड फ्लोर ग्राइंडर, वो जो आटा या फिर मैदा जो भी होता है उसका जो ग्राइंडर है, हैंड फ्लोर ग्राइंडर, देखिए यहाँ पे एक दिखा रहा है, ये हैंड फ्लोर ग्राइंडर है। हैंड से इसको ऐसे रोटेट करना पड़ता है हैंड से। ओके, हैंड फ्लोर ग्राइंडर इज प्रोवाइडेड विथ हैंडल नियर इट्स रिम। तो देखिए ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड हैंडल कहां पे है? एकदम रिम से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे है, एकदम रिम से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे है। यहां पे भी आप देख सकते हो, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन था। हैंडल हमने यहां पे नहीं रखा, हैंडल हमने यहां पे नहीं रखा, यहां पे नहीं रखा। जितना मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल है, जितना मैक्सिमम डिस्टेंस, देखिए दिस इज द हैंडल, दिस इज द हैंडल। सो हैंडल इज सिचुएटेड एट अ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, maximum possible distance, handle near its rim, maximum possible distance from the center. So by placing the handle at maximum possible distance from the center we are actually increasing the torque arm, क्योंकि
जितना पाइवटेड पॉइंट से जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना टॉर्क आर्म ज्यादा होगा, टॉर्क आर्म ज्यादा हो गया मतलब टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा, एंड उतना इजीली हम इसको रोटेट कर पाएंगे, उतना इजीली हम टर्न कर पाएंगे। ठीक है, सो ड्यू टू दिस अरेंजमेंट, मतलब क्योंकि हमने हैंडल को नियर इट सेम रखा है, ड्यू टू दिस अरेंजमेंट या ड्यू टू दिस क्या होता है, फिर से टॉर्क आर्म इंक्रीजेस, टॉर्क आर्म इंक्रीजेस एंड या फिर टॉर्क आर्म इज लार्ज एंड वी कैन रोटेट इट विथ लेस एफर्ट, वी कैन रोटेट इट विथ लेस एफर्ट। देखिए हर एक क्वेश्चन का आंसर सेम है, मतलब हमने इस हैंडल को मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस में रखा है फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस में रखा है, सो दैट द टर्निंग इफेक्ट इज लार्ज, सो दैट द टर्निंग इफेक्ट इज लार्ज एंड वी कैन इजीली रोटेट इट। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा सेंटर से, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा पाइवटेड पॉइंट से, उतना इजीली हम इसको रोटेट कर पाएंगे। एम आई क्लियर विद दिस? आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, इसका आंसर आप खुद लिख सकते हो या फिर मैंने लिख दिया है। ओके, अब एक बोल रहा है आपको why is a force applied on the foot pedal to turn a wheel। देखिए मेरे पास एक व्हील है, मेरे पास एक व्हील है, ये मेरा पाइवटेड पॉइंट है, दिस इज द पाइवटेड पॉइंट, दिस इज द पाइवटेड पॉइंट या दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस, इसके अबाउट रोटेट करेगा। हम फोर्स कहां पे अप्लाई कर रहे हैं, हम क्या हमने फोर्स यहां पे अप्लाई किया पॉइंट 1 में? नहीं। क्या हमने यहां पे अप्लाई किया पॉइंट? नहीं, हमने फोर्स यहां पे अप्लाई किया। तो देखिए हम जहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम जहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे है। तो हम हमेशा क्या इंक्रीज कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर बोल सकते हैं बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो व्हाई इज फोर्स अप्लाइड ऑन द फुट पेडल टू टर्न द व्हील? ठीक है, सो बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन द फुट पेडल, by applying force on the foot pedal, we are actually increasing the perpendicular distance between the point of application of force and the axis of rotation। मतलब या फिर टॉर्क आर्म डायरेक्टली बोल सकते हो, सेम ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या लाइन ऑफ एक्शन जो भी बोलो, पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स and axis of rotation, point of application of force and axis of rotation increases, hence we can open it with less effort, we can rotate it, open nahi, we can rotate it with less effort, we can rotate it with less effort। तो हमेशा हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसे पॉइंट में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं that is situated at the maximum possible distance from the center, maximum possible distance from the center, so that we know T is equal to F into R। जितना R ज्यादा है उतना टर्निंग इफेक्ट ज्यादा है, जितना R ज्यादा है उतना टर्निंग इफेक्ट ज्यादा है, एंड जितना टर्निंग इफेक्ट ज्यादा है उतना इजीली रोटेट करेगा, उतना लेस एफर्ट से रोटेट करेगा। क्या आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। It is easier to turn a steering wheel of large diameter compared to the small one। देखिए जितना ज्यादा डायमीटर होगा स्टीयरिंग व्हील का, जितना ज्यादा डायमीटर होगा स्टीयरिंग व्हील का, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जितना ज्यादा डायमीटर, देखिए यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे दिखाया गया है फोर्स अप्लाई हो रहा है, दो टेंजेंशियल फोर्सेस। एक्चुअली जब भी रोटेशन होता है ना, व्हेनेवर अ बॉडी इज रोटेटिंग, इट इज नॉट ड्यू टू अ सिंगल फोर्स, रेदर दो फोर्सेस होते हैं। इन दो फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं, CUPLE, कपल। आई विल डील विद इट इन द लेटर सेक्शंस। सो रोटेशन इज ऑलवेज कॉज्ड बाय नॉट बाय अ सिंगल फोर्स, रोटेशन इज नॉट कॉज्ड बाय अ सिंगल फोर्स बट बाय अ पेयर ऑफ फोर्स। अब जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे हैं, देखिए यहाँ पे हम बोल रहे थे कि फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग फोर्स हियर, वी आर अप्लाइंग फोर्स हियर एंड दिस डोर इज ओपनिंग और क्लोजिंग, बट बस एक फोर्स यहाँ पे नहीं है, इसका और एक फोर्स है इस हिंजेस में, हिंजेस में देयर इज अनदर फोर्स, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं हिंज फोर्स। सो रोटेशन इज ऑलवेज कॉज्ड ड्यू टू टू फोर्सेस, एंड इन दोनों फोर्सेस को कपल बोलेंगे। हमने एक फोर्सेस यहां पे लगाया, एक फोर्स हिंज पे डेवलप हुआ। अब हिंज वाला फोर्सेस को हम यहां पे कंसीडर क्यों नहीं कर रहे रोटेशन के लिए, क्योंकि देखिए उसका
एक्सिस ऑफ रोटेशन से हिंज वाले फोर्स का कोई डिस्टेंस ही नहीं है। सो हिंज वाले फोर्स का टॉर्क तो जीरो है, पर क्या यहां पे एक फोर्स है? फोर्स तो है, पर इस फोर्स का टॉर्क जीरो है। सो रोटेशन इज ऑलवेज कॉज्ड बाय अ पेयर ऑफ फोर्सेस। यहां पे एक फोर्स तो हमने अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स, एक फोर्स तो है अप्लाइड वाला और एक फोर्स है हिंज वाला। हिंज वाले का टॉर्क जीरो है क्योंकि उसका कोई डिस्टेंस ही नहीं है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिमिलरली यहां पे एक फोर्स हमने यहां पे अप्लाई किया, ये देखिए ये जो आंटी है ये अप्लाई कर रही है एक फोर्स अपने हाथों से, एंड एक फोर्स यहां पे डेवलप हो रहा है। अब क्योंकि यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसलिए इस फोर्स का टॉर्क जीरो है, पर यहां पे एक फोर्स जरूर डेवलप हो रहा है, यहां पे एक फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस मिलकर इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना, पर इसका टॉर्क जीरो है, तो ये रोटेशनल मोशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। बट रोटेशन इज ऑलवेज कॉज्ड बाय अ पेयर ऑफ फोर्सेस। हाँ, ये अलग बात है कि यहां पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, पर यहां पे एक फोर्स होना जरूर चाहिए। ओके, यहां पे भी देखिए एक फोर्स तो हमने अप्लाई किया, एक फोर्स तो हमने अप्लाई किया यहां पे, एंड एक फोर्स डेवलप हुआ यहां पे। इस फोर्स का टॉर्क जीरो है एंड इस फोर्स ने इसको रोटेट किया। ओके, सो रोटेशन इज ऑलवेज कॉज्ड बाय अ पेयर ऑफ फोर्सेस। यहां पे एक फोर्स जनरेट जरूर होगा, पर उसका टॉर्क जीरो होगा, वो अलग बात है। और यहां पे तो क्योंकि दिस इज द सेंटर, इन केस ऑफ स्टीयरिंग दिस इज द सेंटर, दोनों फोर्सेस सेंटर से एक सर्टेन डिस्टेंस में है, तो यहां पे दो फोर्सेस अलग अलग दिख रहे हैं, यहां पे दो फोर्सेस अलग अलग दिख रहे हैं। प्रीवियस केसेस में एक फोर्सेस तो इसी पॉइंट में था एंड एक फोर्स ने रोटेट किया। सो रोटेशन इज ऑलवेज कॉज्ड बाय अ पेयर ऑफ फोर्सेस। रोटेशन is always caused by a pair of forces. Clear है? Rotation is always caused by a pair of forces. Let me just sip in some water. Okay, now we are going to discuss this. It is easier to turn a steering wheel of large diameter compared to a small one. So if a steering wheel is of large diameter, then the perpendicular distance from the axis of rotation is large. That means again torque arm is large. Hence moment of force increases and we can easily rotate, we can easily turn the steering wheel, we can turn the steering wheel, we can turn the steering with less effort, we can turn the steering with less effort. एंड यहाँ पे देखिए जो स्टीयरिंग वाला केस है, यहाँ पे देयर आर टू टेंजेंशियल फोर्सेस, मतलब अगर ये मेरा स्टीयरिंग था, इफ दिस इज द स्टीयरिंग, सो दिस फोर्सेस आर इन दिस वे, वन फोर्स एंड अनदर फोर्स। इन दोनों फोर्सेस को कपल बोलते हैं क्योंकि ये इक्वल ऑपोजिट है एंड इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स। सो हियर व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील, टेंजेंशियल फोर्सेस, टेंजेंशियल, हम दोनों हाथों से टेंजेंशियल फोर्सेस, देखिए ये जो आदमी है दोनों हाथों से टेंजेंशियल फोर्सेस, एक फोर्स ऐसे एक फोर्स ऐसे। सो टेंजेंशियल फोर्सेस आर टर्निंग द स्टीयरिंग, टेंजेंशियल फोर्सेस आर टर्निंग द स्टीयरिंग। ओके, अब क्या बोला गया, स्पैनर, रेंच या जैक स्क्रू कुछ भी बोल सकता है, हैज अ लॉन्ग हैंडल। ये क्वेश्चन आईसीएससी 2017 में पूछा गया था, जिस टाइम मैंने दिया था आईसीएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने जैक स्क्रू यूज किया था वर्ड। सो स्पैनर, रेंच या जैक स्क्रू हैज अ लॉन्ग हैंडल। ऐसा क्यों होता है, देखिए ये मेरा पिवोटेड पॉइंट है, मतलब दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हैंडल लॉन्ग है, सो पाइवोटेड पॉइंट से, इफ द हैंडल इज लॉन्ग, दैट मीन्स देयर इज अ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द पाइवोटेड पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ड्यू टू दिस क्या होता है, टॉर्क आर्म जो है, ड्यू टू दिस टॉर्क आर्म इंक्रीजेस एंड वी कैन इजीली रोटेट द स्क्रू विद लेस एफर्ट। आपको बस एक ही रीजन बार बार बोलना है, बस विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बोलना है। अगर स्टीयरिंग है वी कैन इजीली रोटेट द स्टीयरिंग, अगर रेंच है सो वी कैन इजीली टर्न द स्क्रू विथ लेस एफर्ट। सो अ स्पैनर has a long handle. A spanner has a long handle because long handle ensures that the force is applied at the maximum possible distance from the pivot, due to which torque arm increases and
we can easily rotate the screw with less effort. We can easily rotate the screw with less effort. Okay, so this is the reason for a spanner or jack screw having a long handle. Now we are coming to examples of couple. जैसा कि मैंने आपको बोला था कि रोटेशन इज नॉट कॉज्ड बाय अ सिंगल फोर्स बट अ पेयर ऑफ फोर्स, ठीक है, एंड उसी पेयर ऑफ फोर्सेस को हम कपल बोलते हैं. सो व्हाट इज अ कपल? देखिए कपल, जैसे मैं if I'm considering a rod, this rod is pivoted at this point, then what happens? I am applying two forces. Rod is pivoted at this point, I am applying two forces, one here, another here. So what is happening? Let us consider this force. इस फोर्स का टेंडेंसी कैसा है रॉड को रोटेट करने का? somewhat like this. ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. एंड इस फोर्स का कुछ ऐसे क्लॉकवाइज. तो देखिए दोनों फोर्सेस इस रॉड को क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहते हैं. बोथ द फोर्सेस वांट टू रोटेट द रॉड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो इन दोनों फोर्सेस को, ये दोनों फोर्सेस जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, एंड देखिए इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है. दिस इज अलोंग दिस लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज अलोंग दिस लाइन ऑफ एक्शन. इनको हम कपल बोलते हैं. सो व्हाट इज कपल? अ कपल is a pair of equal and opposite forces. A couple is a pair of equal and opposite forces whose line of action is not same. ये काफी इंपॉर्टेंट है. अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया तो वो तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड कोई नेट रोटेशन कॉज नहीं करेंगे. सो अ कपल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस whose line of action is not same. कपल का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, ठीक है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट कपल. एंड हमें अभी मोमेंट ऑफ कपल का एक्सप्रेशन भी डिराइव करना है. उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कपल का. देखिए जैसे हम टर्निंग अ की इन अ लॉक. व्हेन आई एम टर्निंग अ की इन अ लॉक, आई एम रोटेटिंग माय हैंड इन दिस डायरेक्शन. मतलब कैसा है ये? क्लॉकवाइज. तो देखिए दो फोर्सेस है, एक ये वाला फोर्स एंड एक ये वाला फोर्स. सो देखिए दोनों फोर्सेस में हाथों से ऐसे फोर्स लगा रहा हूं. व्हाइल टर्निंग अ की इन अ लॉक, आई एम अप्लाइंग फोर्स इन सच अ वे दैट बोथ द फोर्सेस वांट टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन. बोथ द फोर्सेस आर रोटेटिंग द की इन द सेम डायरेक्शन. दैट मींस दोनों मिलके इस की को रोटेट कर रहे हैं. तो कपल, दोनों मिलके, जैसे एक कपल मैन एंड वुमेन दोनों मिलके एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाते हैं, दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं. सो ऐसे ही दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं. दैट इज कपल. अ कपल इज अ पेयर ऑफ इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट द सेम, एंड रोटेशन इज नॉट कॉज्ड बाय अ सिंगल फोर्स बट अ पेयर ऑफ फोर्स, एंड दिस इज नोन एज कपल. सो कपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटिंग अ बॉडी. स्टीयरिंग व्हील में भी कपल है. देखिए हैंड से हम कुछ ऐसा फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज, फिर ऐसा क्लॉकवाइज. तो इन दोनों फोर्सेस को देखिए, दोनों फोर्सेस का टेंडेंसी है इस स्टीयरिंग व्हील को क्लॉकवाइज रोटेट करने का. सो टर्निंग अ स्टीयरिंग व्हील, दो टेंजेंशियल फोर्सेस हम लगा रहे हैं एंड बोथ द फोर्सेस वांट टू रोटेट द स्टीयरिंग व्हील इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दे आर कॉजिंग रोटेशनल मोशन. सो रोटेशनल मोशन इज नॉट कॉज्ड बाय अ सिंगल फोर्स बट बाय अ पेयर ऑफ फोर्स. हाँ, ऐसा हो सकता है कि वन पेयर ऑफ फोर्स इज, मतलब वन ऑफ द फोर्स इज प्रोड्यूसिंग नो नेट टॉर्क, वो अलग बात है, पर फोर्स होना चाहिए दो. ओके, तो दिस इज एग्जांपल्स ऑफ कपल्स. और देख लेते कार रेंच. देखिए कार का रेंच ऐसा है. यहां पे हम नट को होल्ड करेंगे, एंड देखिए हम फोर्स लगा रहे हैं, एक ऐसे एंड एक ऐसे. तो इस फोर्स का कैसा टेंडेंसी है बॉडी को रोटेट करने का? समवट लाइक दिस, मतलब इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंड इस फोर्स का कैसा टेंडेंसी है बॉडी को रोटेट करने का? समवट लाइक दिस, मतलब अगेन इन द एंटी क्लॉकवाइज. देखिए ये तो एंटी क्लॉकवाइज ही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो देखिए ये दोनों फोर्स मिलके, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, ये दोनों फोर्स मिलके ये कार रेंच को क्या कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं. दैट मींस दे आर एक्टिंग एज अ कपल. दिस टू फोर्सेस आर एक्टिंग एज अ कपल एंड रोटेटिंग दिस कार रेंच. ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, ऑब्वियसली इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है ना, कपल्स हमेशा सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगे. अगेन दूसरा एक रेंच है. यहाँ पे नट को हमने यहाँ पे फंसाया हुआ है, नट को
नट को यहाँ पे फंसाया हुआ है, हम यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी दिस सीम्स टू बी सम प्रॉब्लम, एक सेकंड रुक जाइए। वन मिनट, हाँ अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम्पल, कोई प्रॉब्लम हो गया था। ओके सो देखिए ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं, एंड कैसा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कपल। और थोड़ा सा देख लेते, टर्निंग अ टैप, टर्निंग अ वाटर टैप, अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ कपल। देखिए हाथों को हम ऐसे घुमा रहे हैं कि एक फोर्स ऐसा है, एक फोर्स ऐसा है, तो इसका टेंडेंसी टू रोटेट कैसा है, ऐसा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी ऐसा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। फिर से कपल, टर्निंग अ टैप कपल, टाइटनिंग अ कैप, मतलब कैप को हम टाइट या लूज कर रहे हैं। देखिए एक फोर्स ऐसा है, एक फोर्स ऐसा है, तो ऐसे एंड ऐसे। देखिए फिर से सेम डायरेक्शन, ये कैसा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। तो आइदर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डिपेंडिंग अपॉन आप अपना हाथ कैसे घुमा रहे हो। सो दिस इज ऑल अबाउट कपल। ये कुछ एग्जाम्पल्स है कपल का, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज वी हैव टू डिराइव अ एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ कपल। सो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ कपल। जैसे हमने मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट किया है, सो मोमेंट ऑफ कपल हम कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ कपल, थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए अपने पास एक रिजिड रॉड है, दैट इज पाइवोटेड एट दिस पॉइंट, दिस इज द पाइवोटेड पॉइंट। हम दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक ऐसे इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब ये कपल एक्सर्ट करेंगे। ये जो फोर्स है दिस इज अप्लाइड एट एंड ए ऑफ द रॉड, इस रॉड को हम एंड ए बोलेंगे, इसको हम बी बोलेंगे। एंड ए से पाइवट का डिस्टेंस है सपोज R1 एंड बी से ये डिस्टेंस है R2। ओके अच्छा, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमने दो फोर्स अप्लाई किया है टू एंड्स ऑफ द रॉड ए एंड बी। अब इस फोर्स ने कुछ टॉर्क एक्सर्ट किया होगा, इस फोर्स ने कुछ टॉर्क एक्सर्ट किया होगा। देखिए दोनों का टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या हम ये दो टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग एट ए, मतलब जो फोर्स ए में एक्ट कर रहा है, एक्टिंग एट ए अबाउट कौन सा पॉइंट, अबाउट पिवट। मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग एट ए मतलब इस फोर्स का अबाउट द पिवट कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द पिवटेड पॉइंट। सो डिस्टेंस कितना है, R1। सिमिलरली मोमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग एट B about pivot is F into R2 acting at B, this is the force and this is the distance R2। अच्छा, क्या हम नेट मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स। नेट मोमेंट कितना हो जाएगा, एक तो FR1 प्लस FR2। यहां से क्या हम F को कॉमन ले सकते हैं, R1 प्लस R2 आ जाएगा अंदर। R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है, AB जो लेंथ है दैट इज ओनली R1 प्लस R2। सो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, जो नेट मूवमेंट का वैल्यू है दैट इज दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स, क्योंकि दोनों तो इक्वल मैग्नीट्यूड में है, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, एंड दोनों फोर्सेस के बीच का जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। देखिए जब हम मोमेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करते हैं हम कौन सा डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वन फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड जब हम नेट मूवमेंट, इसी नेट मूवमेंट को हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ कपल। सो व्हाट इज मूवमेंट ऑफ कपल, डायग्राम से देख लीजिए। मूवमेंट ऑफ कपल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स, दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस
बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ए बी, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ द फोर्सेस, मतलब अगर ये मेरा रिजिड रॉड था, ये बीच का मेरा पाइवटेड पॉइंट था, यहां पे मैंने फोर्स F अप्लाई किया, यहां पे मैंने फोर्स F अप्लाई किया, ये डिस्टेंस था मेरा R1, ये डिस्टेंस था मेरा R2, ठीक है। एंड ए बी कितना था, अगर ये ए था ये बी था, मेरा ए बी था, ए बी वॉज R1 प्लस R2, तो मोमेंट ऑफ कपल कितना आ गया मेरे पास, मोमेंट ऑफ कपल कितना आ गया, मोमेंट ऑफ कपल तो आ गया F इंटू ए बी, ठीक है। अगर इस ए बी को हम D मान ले तो F इंटू डी। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जब हम डिफाइन करते हैं तो फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट जब मोमेंट ऑफ कपल डिफाइन करते हैं सो फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये वाला है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये वाला है, दोनों लाइन ऑफ एक्शन का बीच का डिस्टेंस हमें लेना है। सो मोमेंट ऑफ कपल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and the perpendicular distance between line of action of both forces, line of action of both forces, and इसे हम बोलते हैं कपल आर्म। ये जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं कपल आर्म। कौन सा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन को कपल आर्म बोलते हैं। तो हमने जो कंक्लूड किया, जब हमने टॉर्क डिफाइन किया था, टॉर्क जब डिफाइन किया था तो टॉर्क था F इंटू आर, एंड जब हमने मोमेंट ऑफ कपल डिफाइन किया, ये तो मोमेंट ऑफ फोर्स था, ये मोमेंट ऑफ कपल है, एंड टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स। तो जब हमने मोमेंट ऑफ फोर्स डिफाइन किया था तो आर क्या था, आर था परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the line of action of force, line of action of force and axis of rotation, line of action of force and axis of rotation। and जब हमने मोमेंट ऑफ कपल डिफाइन किया, इसको भी हम टी बोल सकते हैं अगर आप चाहो तो, या फिर बस इसको कुछ ना बोलो, टी तो ना ही बोलो, टी से टॉर्क को डिनोट करते हैं, इसको हम मोमेंट ऑफ कपल ही बोलते हैं। मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू F इंटू डी। यहाँ पे D क्या है, D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस। यहाँ पे कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात नहीं, एक्सिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस। जो ये वाला डिस्टेंस है इसका नाम हम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं टॉर्क आर्म, एंड जो ये वाला डिस्टेंस है ये, इसको हम बोल लेते हैं कपल आर्म, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ फोर्स इज फोर्स इनटू टॉर्क आर्म एंड मोमेंट ऑफ कपल इज आइदर फोर्स इनटू कपल आर्म, ठीक है। यूनिट क्या होगा, फिर से न्यूटन इनटू मीटर। सो दिस इज अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स। एक लास्ट टॉपिक बाकी है अपना, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। मैंने ऑलरेडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपलोड कर दिया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड आज हम अपना लेक्चर यही पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, एंड कुछ अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्लियर योर डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।